आप में से बहुत से छात्र ऐसे होंगे जो अलग-अलग पीसीएस की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहा होगा तो कोई यूपीपीसीएस की, कोई यूकेपीएससी की तो कोई एमपीपीएससी की। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की भी तैयारी कर रहे होंगे और हरियाणा सिविल सर्विसेज की भी। आपकी सभी की एक महत्वपूर्ण चुनौती ये रहती है कि करंट अफेयर्स के सेक्शन को किस प्रकार से तैयार किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने हाल ही में एक सीरीज की शुरुआत की थी जिसका नाम है टारगेट पीसीएस करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज। इस सीरीज में हम अलग-अलग खंडों पर विस्तार से बात कर रहे हैं और महीनेवार तरीके से कर रहे हैं। आज इस महीने के खंड पर, जिस महीने की खबरों पर हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं, वो जून 2025 से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं जो कि सामान्यतः जून 2025 से संबंधित है। सबसे पहली खबर जो है वो राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ी हुई है। आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जिस पर जो हमारे सिविल सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो उच्चतम स्तर पर जुड़े हुए हों, चाहे निम्नतर स्तर पर जुड़े हुए हों, सभी इस प्लेटफॉर्म पर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई तरह की ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, शिक्षण हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। अगर आई गोट की फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म होगी इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। एक एकीकृत सरकारी ऑनलाइन ट्रेनिंग के रूप में ये काम करता है। एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जो कर्मयोगी भारत के द्वारा मैनेज किया जाता है, प्रबंधित किया जाता है और कर्मयोगी भारत की जो स्थापना है वो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत की गई थी और इस प्रकार से की गई थी कि एक पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली एक एनजीओ है जो कि इस प्लेटफॉर्म को मैनेज करती है। हाल ही में चर्चा में ये इसलिए आया ये पूरा टॉपिक क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है, कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, इस पर 1 करोड़ से अधिक यूजर्स का पंजीकरण पूरा हुआ है और इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। इसका अर्थ आप ये लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में सिविल सेवक इससे जुड़े हैं, जिससे वो अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं, कई कई तरह के पाठ्यक्रमों का हिस्सा बन सकते हैं। जो भी चुनौतियां वर्तमान उनके सामने आती हैं, उसका सामना करने के लायक तो होते ही हैं, बल्कि जो भविष्य की चुनौतियां हैं, जो पर्यावरण से जुड़ी हुई है, उनको ध्यान में रखते हुए भी अपनी योग्यताओं को बढ़ा सकते हैं, अपना क्षमता निर्माण कर सकते हैं। तो एक तरह से बेसिकली ये सिविल सेवाओं की क्षमता विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें पंजीकरण कराने वाले सबसे ज्यादा जो सिविल सेवक हैं वो कहां से हैं, किन राज्यों से हैं? सबसे ज्यादा बिहार से हैं, फिर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 16 भाषाओं में 2400 से अधिक पाठ्यक्रम का हिस्सा कोई हो सकता है। एक तरह से इतने पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई है, तो कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकता है और अपनी योग्यताओं में, अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर सकता है और नई चुनौतियों के हिसाब से जब कोई कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, तो वो फील्ड में जाकर के उन समस्याओं का समाधान भी व्यावहारिक तौर पर कर सकता है। इसकी पूरी ट्रेनिंग को भी इसी प्रकार से तैयार किया गया है। साथ ही जो पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं, वो भारतीय परंपराओं के अनुसार तय किए गए हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा और सिद्धांतों के आधार पर तय किए गए हैं। यानी भारतीय ज्ञान प्रणाली, संस्कृति और उसी के सिद्धांतों को इसमें ध्यान में रखा गया है पाठ्यक्रमों को तैयार करने के दौरान। साथ ही इसका जो शिक्षण मॉडल है उसको कहा जाता है 70-20-10 प्रशिक्षण मॉडल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी आप शिक्षण हासिल करेंगे, उसमें 70% हिस्सा अनुभव आधारित होगा, 20% हिस्सा आप अपने साथियों से, उनके अनुभवों से सीखेंगे और 10% हिस्सा ही केवल फॉर्मल प्रशिक्षण से जुड़ा होगा। कहीं ना कहीं आपके खुद के अनुभव और आपके साथियों के अनुभव को इसमें महत्ता प्रदान की गई है और इससे सिविल सेवकों की क्षमता का निर्माण करके आधुनिक चुनौतियों, भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लायक वो हो जाएं, उसमें बेहतर तरीके से जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी है उससे सज्ज हो जाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस पूरे प्लेटफॉर्म का महत्व है। अगली खबर हमारी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ी हुई है। आप जानते हैं कि जून में ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की यात्रा की थी। ये यात्रा कब हुई? 15-16 जून 2025 को हुई। एक तरह से 2 दिवसीय यात्रा थी। साइप्रस की अवस्थिति कहां पर है? पूर्व भूमध्य सागर में, यहां पर इस स्थान पर यह स्थित है और साइप्रस के ऊपर ही आप देखेंगे कि टर्की की अवस्थिति है और टर्की सहयोगी किसका है? पाकिस्तान का सहयोगी है। तो पाकिस्तान का सहयोगी होने के नाते
अगर भारत साइप्रस के साथ अपने संबंधों को बेहतर करता है, तो कहीं न कहीं इस क्षेत्र में एक काउंटर बैलेंस की भी कोशिश भारत के द्वारा की जा रही है। यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा का एक रणनीतिक महत्व भी है। ये यात्रा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस हुई है, ये 23 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा है और साइप्रस के राष्ट्रपति जो निकोस क्रिस्टोडोलिडेस हैं, उन्हीं के आमंत्रण पर ये यात्रा भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। इस यात्रा का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को पुनः परिभाषित करना, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्रदान किया गया, जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड। ये पुरस्कार भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। ये साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके अलावा आप ये भी जानिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर को देखेंगे। अगली खबर हमारी पूर्वी अफ्रीकी देशों के एक महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से जुड़ी हुई है, एक समझौता ज्ञापन से जुड़ी हुई है, जो कि कालाजार उन्मूलन समझौता है। एक तरह से कालाजार के उन्मूलन के लिए कुछ अफ्रीकी देशों ने, जो सामान्यतः पूर्वी अफ्रीकी देश हैं, उन्होंने साथ मिलकर के इसका उन्मूलन करने का प्रयास किया है। इसमें कौन-कौन से देश शामिल हैं? इस समझौता ज्ञापन में किन देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? चाड। चाड की अवस्थिति आप यहाँ पर देखेंगे। सूडान, साउथ सूडान, इसके अलावा सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो एक प्रकार से आप देखिए कि 6 देशों के द्वारा, जो कि सामान्यतः पूर्वी अफ्रीका के देश हैं, उनके द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कालाजार जैसे घातक और उपेक्षित यानी नेग्लेक्टेड उष्णकटिबंधीय रोग यानी ट्रॉपिकल डिजीज का उन्मूलन करना। कालाजार के बारे में अभी थोड़ी सी चीजें और जानेंगे। कालाजार का वैज्ञानिक नाम क्या है? विसेरल लिशमैनियसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। ये समझौता 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान हुआ, यानी इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन और अफ्रीकी संघ के तत्वाधान में एक तरह से ये समझौता हमारे सामने आया है, कालाजार के उन्मूलन से संबंधित है। समझौते का उद्देश्य क्या है? कालाजार का उन्मूलन करना तो इसका उद्देश्य है ही, साथ ही क्षेत्रीय सहयोग, साझा रणनीति, वित्तीय निवेश के माध्यम से कालाजार के संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ना, उसका संपूर्ण उन्मूलन करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जब हम कालाजार की बात करते हैं तो कालाजार को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। एक नाम है विसरल लिशमैनियसिस, एक है ब्लैक फीवर, एक है दमदम बुखार, दमदम फीवर। 3 इसके मुख्यतः नाम हैं। अगर हम इसके कारण के बारे में जानें तो ये एक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, जिसका नाम है लिशमैनिया। इसका प्रसार किस प्रकार से होता है? जो संक्रमित मादा सैंड फ्लाई है, जिसको फ्लेबेटोमाइन के नाम से जाना जाता है, फ्लेबेटोमाइन सैंड फ्लाई के नाम से जाना जाता है, उसके काटने से फैलता है। ये जो मादा सैंड फ्लाई है, ये लिशमैनिया परजीवी को मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराती है और उसके बाद व्यक्ति जब संक्रमित हो जाता है तो वो कालाजार रोग से पीड़ित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये फैलता है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर हमारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्यों से जुड़ी हुई है, जो वर्ष 2026 और 27 में नए अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। उनकी घोषणा हुई है, या आप कह सकते हैं कि उनका चयन हुआ है। और वे कौन-कौन से राष्ट्र हैं, उनकी एक बार अवस्थिति देख लेते हैं। बहरीन, जो कि मध्य पूर्व का देश है, कोलंबिया, जो कि साउथ अमेरिका से संबंधित है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जो कि अफ्रीकन देश है, लैटविया यूरोपियन देश है, पूर्वी यूरोपियन देश है, बाल्टिक देश भी, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया को बाल्टिक देश भी कहा जाता है, और लाइबेरिया, जो कि पश्चिमी अफ्रीकी देश है। तो आप देख सकते हैं कि 2 अफ्रीकी देश है, एक पूर्वी यूरोप से जुड़ा हुआ देश है, एक साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ देश है और एक मध्य पूर्व से जुड़ा हुआ देश है। इस प्रकार से जब अस्थायी सदस्यों का चयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किया जाता है, तो उसमें हमेशा एक क्षेत्रीय बैलेंस, एक क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखा जाता है, ताकि विश्व के हर हिस्से से किसी न किसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रतिनिधित्व हासिल किया जा सके। इनका कार्यकाल कब से कब तक का होगा? 2 वर्ष का कार्यकाल होगा और इनका कार्यकाल प्रारंभ होगा 1 जनवरी 2026 से और अंत कब होगा? 31 दिसंबर 2027। यूएनएससी में पहले से ही सेवा कर रहे 5 अन्य सदस्य देश कौन से होते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो उसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य जिनके पास वीटो पावर है, वो कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। ये 5 स्थायी सदस्य हैं
इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 का चयन हाल ही में 26 और 27 के लिए हुआ है। तो 5 पहले से सदस्य कौन से हैं? जो 1 जनवरी 2025 से लगातार सदस्य हैं और वो सदस्य कब तक रहेंगे? वो 31 दिसंबर 2026 तक सदस्य रहेंगे। तो ये सदस्य कौन से हैं? ये सदस्य हैं डेनमार्क, जो कि यूरोप का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ग्रीस, जो कि आप कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट यूरोप का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान, जो कि आप कह सकते हैं एशिया, दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है, पनामा, जो कि मध्य अमेरिकन देश है, और सोमालिया, जो कि पूर्वी अफ्रीकन देश है। तो यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक क्षेत्रीय संतुलन को स्थापित करने की कोशिश की जाती है। इस चयन का महत्व क्या है? वही कि क्षेत्रीय संतुलन और वैश्विक भागीदारी को ये कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित करता है। अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल, सुरक्षा परिषद की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णयकारी संस्था है संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के साथ ही अस्तित्व में आई थी 1945 में, और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत ही इसका अस्तित्व है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत ही ये स्थापित हुई थी। इसका मुख्य काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी और 5 स्थायी। 5 स्थायी अभी हमने आपको बताया था, जिनके हाथ में वीटो शक्ति होती है, यानी अगर किसी विषय पर कोई निर्णय लेना होता है और इन 5 स्थायी सदस्यों में से अगर उस निर्णय के खिलाफ वोट कर दे एक भी, तो एक भी वोट कर दे तो वो निर्णय पास नहीं हो सकता है। तो गैर अस्थायी सदस्य जो है वो यूनाइटेड नेशंस महासभा द्वारा चुने जाते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात हुई। अब संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पोर्टल को देख लेते हैं। पोर्टल का नाम क्या है? पोर्टल है पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0। इसका मतलब पहले भी ये सूचकांक हुआ करता था, तो वहां पर किसी न किसी प्रकार से कोई कमी आई होगी या किसी न किसी प्रकार से सुधार करने की आवश्यकता पड़ी होगी, इसलिए पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 की आवश्यकता पड़ी है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा, किसी राज्य सरकार के द्वारा नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, यानी हमारे शासन की जो सबसे निचली शाखा है ग्राम पंचायतें, वहां पर सुशासन को, गुड गवर्नेंस को मजबूत करने का प्रयास इस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। किस प्रकार से किया जाएगा? हमारे देश की जो 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, उनके प्रदर्शन का, यानी उनके परफॉर्मेंस का एक पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और साक्ष्य आधारित, यानी एविडेंस बेस्ड ये मूल्यांकन करेगा, और इस मूल्यांकन के आधार पर वो जांचेगी कहां पर उनको सुधार करने की आवश्यकता है और कहां पर वो मजबूत है, कहां पर कमजोर है, कहां पर उनको अपने धन को अधिक लगाने की आवश्यकता है। जहां पर वो कमजोर है वहां पर ज्यादा प्रयास किए जाएंगे, और इस प्रकार से पंचायतों के परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश इस पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। ये एक डेटा संचालित मूल्यांकन प्रणाली का प्रयोग करेगा, और डेटा संचालित जब मूल्यांकन प्रणाली का प्रयोग करेगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ विषय भी निर्धारित किए गए होंगे जहां से डेटा लेगा। तो इसमें 10 प्रमुख, माफ कीजिएगा, 9 प्रमुख क्षेत्रों या थीम्स से ये अपने प्रदर्शन का डेटा लेने की कोशिश करेगा। उनके माध्यम से इन 9 प्रमुख क्षेत्रों में प्रदर्शन का डेटा दर्ज करेगा, उनको ट्रैक करेगा, और जहां पर भी सुधार करने की आवश्यकता है वहां पर सुधार करेगा। ये 9 विषय कौन कौन से हैं? एक तो है गरीबी उन्मूलन। तो ये देखा जाएगा कि ग्राम पंचायतों ने गरीबी उन्मूलन के स्तर पर कितना सुधार किया है, कितना प्रदर्शन किया है, क्या उनका इस लेवल पर जो परफॉर्मेंस है वो संतोषजनक है या नहीं है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य, शिक्षा, जल प्रबंधन, स्वच्छता, सैनिटेशन, बुनियादी ढांचा, सुशासन यानी गुड गवर्नेंस, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और महिला सशक्तिकरण, ये 9 मानक हैं जहां पर अपने प्रदर्शन को ग्राम पंचायतें या ग्राम पंचायतों की शासन, जो ग्राम पंचायतों का शासन है, ग्राम पंचायतों का जो परफॉर्मेंस है, उसको जांचने की कोशिश की जाएगी। डेटा के आधार पर उसको ट्रैक किया जाएगा, कौन सी ग्राम पंचायत ने किस स्तर पर बेहतर प्रदर्शन किया है। इसका महत्व क्या है? ग्राम पंचायतें अपनी प्राथमिकताओं को पहचान सकेंगी बेहतर तरीके से, और जहां पर अधिक बेहतर प्रदर्शन करने की आवश्यकता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाने की आवश्यकता है, उसको अपना करके उसको कार्यान्वित कर सकेंगे। जो ये पंचायत उन्नति सूचकांक 1.0 है, यानी जो पहला सूचकांक था, उसमें हमने 516 संकेतकों, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया था 794 डेटा पॉइंट्स के अंतर्गत। अब इसमें हमने संकेतकों की संख्या, इंडिकेटर्स की संख्या घटा करके 147 कर दी है, और जो डेटा पॉइंट्स होंगे वो 227 होंगे। इससे जो रिपोर्टिंग का बोझ है वो कम हो जाएगा, और रिपोर्टिंग का बोझ अगर कम हो जाएगा
तो पंचायतों के लिए इस पूरे डेटा को अपलोड करना भी आसान होगा और डेटा की गुणवत्ता भी बेहतर होगी, उसकी क्वालिटी बेहतर होगी और साथ ही उसकी विश्वसनीयता में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। यही इसका महत्व है। आगे बढ़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक निर्णय पर बात करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि जो मातृत्व लाभ है वो तीसरे बच्चे के होने पर भी प्राप्त होना चाहिए। ये मामला तमिलनाडु के कारण गया था, क्योंकि जो हमारा मातृत्व अधिनियम 1961 है, जिसमें संशोधन 2017 में हुआ था, उसके माध्यम से अगर किसी महिला को तीसरा बच्चा होता है तब भी उसे अवकाश मिलता है। हालांकि पहले 2 बच्चों के दौरान जितना अवकाश मिलता है, तीसरे बच्चे होने पर कम अवकाश मिलता है। लेकिन तमिलनाडु की जो जनसंख्या नीति है उसके अंतर्गत क्या है कि तीसरे बच्चे के होने पर अवकाश प्राप्त नहीं होता है और यही मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मातृत्व अवकाश है वो महिलाओं की गरिमा के लिए है, महिलाओं के प्रजनन अधिकार के लिए है और उनके फंडामेंटल राइट्स का अधिकार है। इसलिए मातृत्व अवकाश को तीसरा बच्चा होने पर भी उनसे नहीं छीना जा सकता। यही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। ये मामला था के उमा देवी बनाम तमिलनाडु सरकार का 2022 का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि महिला को तीसरे बच्चे के लिए भी मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव का अधिकार है, क्योंकि ये एक प्रकार से उसका संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये केवल वैधानिक अधिकार नहीं है जो कि मातृत्व अवकाश अधिनियम के माध्यम से आता है, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन, स्वास्थ्य, गरिमा और समानता की गारंटी देता है और प्रजनन करने का अधिकार जो है वो महिलाओं के गरिमा के अंतर्गत परिभाषित किया जा सकता है। मातृत्व लाभ अधिनियम की भी व्याख्या कर लेते हैं। आप जानते हैं कि जो मातृत्व लाभ अधिनियम है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, ये कब का है? 1961 का है और इसमें वर्ष 2017 में संशोधन हुआ था। पहले 2 बच्चों के लिए 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है और तीसरा बच्चे होने पर 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है इस अधिनियम के अंतर्गत। लेकिन तमिलनाडु की जनसंख्या नीति में तीसरे बच्चे के होने पर मातृत्व अवकाश की स्थिति थी नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। अब सुप्रीम कोर्ट का इस पर एक महत्वपूर्ण फैसला है और अवकाश की महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फैसले से हमें ये पता लगता है कि जो तीसरा बच्चा होता है, चौथा बच्चा होता है, उसमें अवकाश की अवधि कम हो सकती है, लेकिन बच्चों की संख्या के आधार पर किसी महिला को उसके मातृत्व अवकाश के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है, उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और आर्थिक घटनाक्रम के अंतर्गत डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 की बात करते हैं। तो ये पुरस्कार कब प्रदान किए गए हैं? ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं 17 जून 2025 को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा प्रदान किए गए हैं। डिजिटल जो हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है, आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है, उसको डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2025 24-25 से नवाजा गया है। कारण क्या है? कारण यह है कि इसने डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के अंतर्गत देश के कोने-कोने तक जाकर के डिजिटल भुगतान को बेहतर किया है। डिजिटल भुगतान के माध्यम से लोगों को जागरूक करके उनको डिजिटल भुगतान के लिए प्रेरित किया है, जिससे वित्तीय समावेशन बढ़ा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत लोगों को लाने का एक प्रकार से महत्वपूर्ण उपलब्धि इसने हासिल की है। यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो हमारा एस्टेब्लिश्ड फाइनेंशियल सिस्टम है उससे जोड़ा है डिजिटल भुगतान के माध्यम से। किसने? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने 2 लाख से अधिक डाक सेवकों और ग्रामीण डाक सेवकों के सहयोग से 11 करोड़ से अधिक ग्राहकों तक डिजिटल बैंकिंग सेवाएं इसके माध्यम से पहुंचाई गई हैं। 1.65 लाख डाकघरों और 3 लाख से अधिक डाक कर्मचारियों का इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का पूरा नेटवर्क है और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की जो सेवाएं हैं वो 5.5 लाख से अधिक गांवों और कस्बों तक पहुंच चुकी हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश का सबसे समावेशी और प्रभावशाली डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के रूप में ये बनकर के उभरा है, जिसका नाम है डिजिटल पोस्ट पेमेंट्स बैंक और इसी के कारण इसको डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से नवाजा गया है, जिसके द्वारा वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा नवाजा गया है जून 2025 में। डिजिटल जो हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूर्ण स्वामित्व किसका है? भारत सरकार का है। स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 2018 को हुई थी। डाक विभाग संचार मंत्रालय के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत के हर नागरिक को सुलभ तरीके से, बहुत ही सहज तरीके से, आसान तरीके से और किफायती यानी अफोर्डेबल और भरोसेमंद
बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, खास तौर से उन क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करना जहां पर पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो पहुंचाना बेहद ज्यादा कठिन है। इसकी विशेषताएं क्या है? अगर हम इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करें तो पेपरलेस, कैशलेस और उपस्थिति रहित बैंकिंग है। यानी स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक उपकरणों के माध्यम से आप डिजिटल लेन-देन कर सकते हैं। आपको उपस्थित होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी पेपर का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, शाखा में जाने या कागज़ की आवश्यकता आपको पड़ती ही नहीं। इसके माध्यम से डिजिटल समावेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिजिटल भुगतान से जोड़ा गया है। वे अपने स्मार्टफ़ोन के माध्यम से ही अपनी बैंकिंग सेवाओं का एक तरह से उपभोग कर सकते हैं। साथ ही डोर स्टेप बैंकिंग का भी एक महत्वपूर्ण रूप है। ग्रामीण डाक सेवकों की मदद से कई तरह की सेवाएँ प्रदान की जा रही है, चाहे लोगों को अपना पैसा जमा करना हो, पैसे को एग्ज़िट करना हो, उसकी निकासी करनी हो, बिल भुगतान करना हो, मोबाइल रिचार्ज करवाना हो या फंड ट्रांसफर करना हो, इस तरह की सेवाओं को दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थापित इसके द्वारा किया गया है। ग्राहक अपने घर पर ही बैंकिंग सुविधाओं का लाभ इसके माध्यम से उठा सकते हैं, तो इसने एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। नए प्रकार के तारकीय रसायन की खोज की गई है और ये खोज कब की गई है? नए प्रकार के तारकीय रसायन की ये खोज हुई है 19 जून 2025 को। खोजकर्ता संस्था कौन-सी है? भारतीय खगोल शास्त्र संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के द्वारा खोज की गई है। खोज क्या है? खोज को समझ लेते हैं। एक दुर्लभ हीलियम समृद्ध तारे जिसका नाम है A980 की पहचान की गई है, जिसमें असामान्य रासायनिक संरचना देखने को मिली है। एक बहुत ही दुर्लभ यानी रेयर हीलियम समृद्ध तारा है जिसका नाम है A980, जिसकी जो रासायनिक संरचना है, इसका जो केमिकल कंस्ट्रक्शन है वो बेहद डिफरेंट है, बहुत रेयर है और इसलिए कहा गया है कि एक नए प्रकार का तारकीय रसायन खोजा गया है। अगर हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो A980 जो है वो एक ठंडा भारी हीलियम यानी एक्सट्रीम हीलियम तारा है, जिसमें हीलियम की मात्रा बहुत ज्यादा है। तारा लगभग पूरी तरह से हीलियम से ही बना है। ये जो हीलियम एक्सट्रीम एक्सट्रीम हीलियम तारा है, ये लगभग पूरी तरह से हीलियम से बने होते हैं और इनमें हाइड्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है, नगण्य होती है। इनका जो फॉर्मेशन है, ये पूरी तरह से लगभग हीलियम के माध्यम से ही होता है और ये तारा ऑफियूकस तारामंडल में स्थित है। जैसे तारामंडल स्थापित तारामंडल का मतलब है तारों का समूह। तो हमारे जब आप अंतरिक्ष में देखेंगे तो बहुत से तारा समूह एक स्थान पर हमें देखने को मिलेंगे। इसलिए उनके कैटेगराइजेशन के लिए 1928 में एक व्यवस्था शुरू हुई कि हमने अलग-अलग तारामंडल को घोषित करना शुरू कर दिया और उनके नाम अलग-अलग रखने शुरू कर दिए। अब तक 88 तारामंडल की घोषणा हो चुकी है और उनमें से एक तारामंडल है ओफियूकस और ओफियूकस तारामंडल में ही इसकी खोज हुई है जो कि विशिष्ट रसायन संरचना वाला तारा है जिसका नाम है A980। ये विशिष्ट संरचना किस प्रकार से है? क्योंकि ये हीलियम समृद्धि है यानी एक्सट्रीम हीलियम से युक्त है और ठंडा भारी हीलियम एक्सट्रीम हीलियम तारा है जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा नगण्य है। तो एक तरह से और इससे इसकी जो पृथ्वी से दूरी कितनी है? पृथ्वी से उसकी दूरी है लगभग 25,800 प्रकाश वर्ष इसकी दूरी है। इसका फायदा क्या है? इस प्रकार के तारे की खोज का क्या लाभ होगा? इससे हमें तारों की इवोल्यूशन जो हमारे स्टार हैं उनके इवोल्यूशन की प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी और कोई अगर इस प्रकार का हीलियम समृद्ध तारा है तो उनके इवोल्यूशन की प्रक्रिया क्या ब्रह्मांड जो हमारे ब्रह्मांडीय पिंड है, जो अन्य पिंड है, क्या उनके इवोल्यूशन की प्रक्रिया और अन्य ब्रह्मांडीय पिंडों की इवोल्यूशन की प्रक्रिया में कोई भिन्नता है और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो इस प्रकार से वैज्ञानिकों को आगे इससे इसके माध्यम से रिसर्च करने में एक प्रेरणा मिलेगी, एक उनके लिए प्रारंभिक बिंदु के रूप में ये काम कर सकता है। ई हंसा परियोजना परियोजना का नाम क्या है? ई हंसा परियोजना नाम है और ये भारत का स्वदेशी यानी भारत में ही निर्मित इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान है। इलेक्ट्रिक मतलब ये बिजली से संचालित होगा, बिजली से संचालित होगा इसमें जो हमारे ट्रेडिशनल ईंधन है उसका इस्तेमाल नहीं होगा। ट्रेनर विमान है इसका मतलब है इसके माध्यम से पायलटों को ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। तो भारत ने हाल ही में इसका अनावरण किया है जिसका नाम है ई हंसा, एक स्वदेशी 2 सीटर यानी 2 सीट वाला है, इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान है
और इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया है। अगर हम ई हंसा की बात करें तो अगली पीढ़ी का 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान है। ये तो अभी हमने जान ही लिया है इसके बारे में। विशेष रूप से इसका प्रयोग किस लिए किया जाएगा? पायलटों को प्रशिक्षण, ट्रेनिंग प्रदान करने के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाएगा और इसकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक होने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसके माध्यम से ग्रीन हाउस गैसेस का प्रदूषण नहीं होगा, यानी ये किसी तरह के उत्सर्जन में भूमिका नहीं निभाएगा। तो भविष्य में इस तरह के जो विमान ट्रेनर हैं या आप कह सकते हैं कि जो ट्रेनिंग विमान है, ट्रेनर विमान है, उनकी भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अगर हम प्रशिक्षण में इस प्रकार के विमानों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होता है, तो ये हमारे पर्यावरण के लिए एक बेहतर खबर है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की प्रमुख भूमिका है जो औसत भूमंडलीय तापमान है उसको बढ़ाने में और अंततः जलवायु परिवर्तन की घटना को जन्म देने में। विशेष रूप से पायलट प्रशिक्षण के लिए इसको डिजाइन किया गया है। निर्माणकर्ता कौन है? सीएसआईआर का नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज बेंगलुरु के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, यानी आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को भी आप इसमें महसूस कर सकते हैं। भारत के हरित यानी ग्रीन और आत्मनिर्भर विमानन लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत तो है ही और ग्रीन प्रयास भी है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं करता है। अनुमानित लागत कितनी है? 2 करोड़ है, जो कि विदेशी विकल्पों की तुलना में लगभग आधी है, क्योंकि जब हम विदेशी ट्रेनर विमान का प्रयोग करते हैं तो उसका सामान्यतः कीमत 4 करोड़ के आसपास होती है, तो उससे भी इसकी कीमत भी आधी है। तो कम कीमत पर हम बहुत ही स्वच्छ तरीके से, ग्रीन तरीके से अपने पायलट्स को ट्रेन कर सकते हैं। अगली खबर हमारी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के खंड से जुड़ी हुई है और खबर है हमारी मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के 50 वर्ष पूरे। तो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1975 में हुई थी और मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत एक स्टेट की विशिष्ट भूमिका है जिसका नाम है ओडिशा, क्योंकि ओडिशा में तीनों मगरमच्छ प्रजातियां पाई जाती हैं। तो 17 जून 2025 को विश्व मगरमच्छ दिवस के अवसर पर इस परियोजना के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। परियोजना की शुरुआत 1975 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी संस्थाएं भी थी, जैसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, खाद्य एवं कृषि संगठन। प्रारंभिक स्थान कहाँ था जहां से इस योजना की शुरुआत की गई थी? उड़ीसा का भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान से इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें कोशिश ये की गई थी कि पहले मगरमच्छों का पालन पोषण किया जाएगा और पालन पोषण के बाद उनको जंगली क्षेत्र में छोड़ा जाएगा और इस प्रकार से एक बेहतर स्थिति, उनके प्राकृतिक आवास के अंतर्गत उनके रहने की स्थितियों का निर्माण किया जाएगा। उनको पालने पोषने के बाद इस तकनीक को हम कहते हैं रियर एंड रिलीज योजना, यानी उनका पालन पोषण करना और फिर उनको उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ना, इसका उद्देश्य था। अगर हम इसमें ओडिशा के विशिष्ट योगदान की बात करें तो आप उसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो उड़ीसा है वो एकमात्र भारत का राज्य है जहां पर तीनों मगरमच्छ की प्रजातियां जंगली अवस्था में पाई जाती हैं और ये कौन सी प्रजातियां हैं? घड़ियाल मगरमच्छ, जिसको दलदली मगर भी कहते हैं, और खारे पानी का मगरमच्छ यानी जो हमारा साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है। ये तीनों ही प्रजातियां ओडिशा में पाई जाती है। अगली खबर हमारी जुड़ी हुई है, एक और खबर है रामसर स्थलों से। राजस्थान के 2 स्थलों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है उसकी सूची में शामिल किया गया और इस प्रकार भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर के 91 हो गई। तो ये कौन से रामसर स्थल हैं जिनको शामिल किया गया रामसर स्थलों में, यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि में शामिल किया गया? इनका नाम है खीचन, जो कि राजस्थान के फलोदी जिले में है, और मेनार, जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले में है। तो खीचन और मेनार को कहां पर शामिल किया गया? रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर के 91 हो गई है और भारत एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला देश बन चुका है। अगर इन दोनों स्थलों की खास विशेषताओं के बारे में जाने तो खीचन जो है वो हजारों प्रवासी डोमोइसेल क्रेन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है और जो मेनार है वो पक्षी गांव के रूप में प्रसिद्ध है। और मेनार में विशेष रूप से जो संरक्षण प्रयास चलते हैं वो कम्युनिटी के माध्यम से चलते हैं, समुदाय के माध्यम से चलते हैं, इसलिए मेनार काफी फेमस है। राजस्थान में कुल जो रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? 4 हो गई है। पहले से कौन है? सांभर झील, जो कि नागौर और जयपुर में है,
केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भरतपुर में है। अब खीचन और मिनार भी हो गया है। रामसर जो कन्वेंशन है वो कब अस्तित्व में आया था? रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को हुआ था और ये लागू हुआ 1975 में। भारत इससे कब जुड़ा? 1 फरवरी 1982 में भारत इससे जुड़ा था। और अगर किसी स्थल को रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है तो उसका मतलब है वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है जिसके संरक्षण करने की आवश्यकता है। और आर्द्र भूमि की खाद्य जाल में बहुत बड़ी भूमिका होती है। और आर्द्र भूमियों का कार्बन सिंक के रूप में, यानी वो कार्बन का अवशोषण भी करते हैं और इसलिए जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में आर्द्र भूमियों को काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, विशेष रूप से दलदली भूमियों को। अब कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पर बात कर लेते हैं। तो पहले व्यक्तित्व है विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। ये 16 वर्षीय हैदराबाद के निवासी हैं, 16 वर्षीय हैदराबादी हैं और इन्होंने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हाल ही में पर्वतारोहण के अंतर्गत हासिल की है। वो उपलब्धि ये है कि जो 7 महाद्वीप हैं उनकी सबसे ऊंची चोटियों को इन्होंने हासिल कर लिया, उन पर चढ़ने का मुकाम हासिल कर लिया है। यानी जो 7 शिखरों की चुनौती है, 7 समिट्स चैलेंज है, उसको इन्होंने पूरा किया है और इस प्रकार से भारत के सबसे कम उम्र के और विश्व के दूसरे सबसे कम उम्र के पर्वतारोही ये बन गए हैं। 7 शिखरों की चुनौती के बारे में अगर हम बात करें तो ये चुनौती विश्व के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने से जुड़ी हुई है और सबसे अंतिम जो इन्होंने चढ़ाई चढ़ी है वो एशिया में स्थित माउंट एवरेस्ट की चढ़ी है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर के लगभग है। जिन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी चढ़ी है इन्होंने, सबसे ऊंची चोटी पर इन्होंने चढ़ने का सफलता प्राप्त किया है, वे कौन सी चोटियां हैं? जैसे एशिया में स्थित माउंट एवरेस्ट है, इसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका की एकांकागुआ की चढ़ाई की है, उत्तर अमेरिका में स्थित डेनाली, अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रोस और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विल्सन, साथ ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कोसियज्को की इन्होंने एक प्रकार से उस पर चढ़ करके एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। 7 समिट्स चैलेंज को इन्होंने पूरा किया है। एक और खबर, एक और व्यक्तित्व जो काफी चर्चा में रही है वो रही है जून 2025 में ओपल सुचाता च्वांगसरी। इन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता जिसका आयोजन भारत के हैदराबाद में हुआ था वो इन्होंने जीती है, उसकी ये विजेता रही हैं। इनका जन्म 20 सितंबर 2003 को थाईलैंड के फुकेत में हुआ था। प्रतियोगिता में 108 देशों की प्रतिनिधियों ने इसके अंतर्गत भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं और पहली योजना है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। और किसके द्वारा ये संचालित होगी? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा ये संचालित होगी। सर्वेक्षण का दायरा क्या होगा इसके अंतर्गत? सर्वेक्षण का दायरा ये होगा कि सर्वेक्षण भारत में ग्रामीण स्वच्छता की स्थिति का अब तक का सबसे बड़ा और तकनीकी दृष्टि से उन्नत आकलन होगा। यानी ग्रामीण जो भारत है, जो हमारे गांव है, वो कितने स्वच्छ हैं, इस बात का एक आकलन किया जाएगा और जिस आकलन के आधार पर हमें पता लगेगा कि हमें कहां पर सफाई को लेकर के ग्रामीण स्तर पर सुधार करने की आवश्यकता है, उसी से संबंधित ये आकलन है। इसके अंतर्गत 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, इसका मतलब जैसे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन इन में से जो 28 और 8 की संख्या हुई 36, तो के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर की संख्या यहाँ पर 34 है, यानी 2 इसमें शामिल नहीं है। तो 34 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 761 जिलों के लगभग 21,000 गांव इसके अंतर्गत इस सर्वेक्षण में शामिल किए गए हैं। उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की वर्तमान स्थिति का एक व्यापक, एक कॉम्प्रिहेंसिव और तकनीकी दृष्टिकोण से उनका मूल्यांकन कर लिया जाए और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल की उपलब्धियों की स्थिरता का आकलन हो जाए। अब ये जानते हैं कि जो अब हम खुले में शौच मुक्त यानी ओपन डेफिकेशन फ्री की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत एक चीज महत्वपूर्ण है कि हम घरों में शौचालयों का निर्माण करें और उनके उपयोग को सुनिश्चित करें ताकि जो ग्रामीण भारत है वो ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित हो जाए। जब हम ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत और विस्तृत दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें केवल यही दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों को कचरा मुक्त करना, कचरे की सफाई करना, वहां की नालियों की साफ सफाई करना, उनका भी प्रबंधन करना,
मोटे तौर पर सफाई के एक व्यापक दृष्टिकोण को इसके अंतर्गत अपनाया गया है। और फिर ये भी देखना ज़रूरी है कि ये जो सफाई के मानक हैं, ये ग्रामीण भारत में स्थिर बने हुए हैं या न स्थिर नहीं बने हुए हैं। यानी इनकी स्थिरता भी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि एक बार सफाई करने के बाद फिर से वहाँ पर गंदगी फैलना शुरू हो जाए। और इसलिए एक यहाँ पर शब्द यूज़ किया गया है कि स्थिरता का आकलन करना, और फिर उसमें कहीं भी सुधार करने की आवश्यकता है, तो वो सुधार भी किया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वेक्षण है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025, जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया है। एक और महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। इस प्रधानमंत्री प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सिंथेटिक उर्वरक के उपयोग को कम करना, यानी रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम किया जाएगा। पीएम प्रमाण योजना के अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करके जो भारत रासायनिक उर्वरकों के अंतर्गत बहुत बड़ी मात्रा में खर्च करता है, जैसे 20,000 करोड़ रुपए के उर्वरक व्यय में भारत कटौती लाने की कोशिश करेगा। इस योजना की जो शुरुआत है, पीएम प्रणाम ये योजना की जो मंजूरी है, इसको जून 2023 में मंजूरी प्रदान की गई थी। वर्ष 2023-24 में भारत ने 15.14 लाख टन उर्वरकों की कमी के साथ प्रारंभिक सफलता इसमें दर्ज की है, और इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया। यानी जून 2023 में जब हमने इस योजना की शुरुआत की थी, उसके अंतर्गत 2023-24 में हमने इतने बड़े स्तर पर 15.14 लाख टन उर्वरकों की कमी के साथ इसमें एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसका मतलब है कि भारत को उर्वरक व्यय कम करना पड़ेगा, क्योंकि भारत बहुत बड़ी मात्रा में इसका आयात भी करता है, और इस कमी के कारण उर्वरक सब्सिडी में भी पर्याप्त बचत देखी गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों को वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विशेष तौर से प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें जो रासायनिक उर्वरक हैं, उनका इस्तेमाल नहीं होता है। ये योजना 3 वर्षों की अवधि के लिए लागू है। कब से कब तक? 2023-24 से लेकर के 2025-26 तक ये लागू है। चलिए अब कुछ सम्मेलनों की बात कर लेते हैं। तो एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है यहाँ पर 51वां G7 शिखर सम्मेलन। सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 15 जून 2025 को किया गया, और 15 जून 2025 से आप कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत हुई। और कहां पर किया गया? कनाडा के कनानास्किस में इसका आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने भी शिरकत की, और पिछले 6 वर्षों से लगातार भारत G7 की जो आउटरीच देशों के साथ बैठक होती है, उसमें भारत लगातार आमंत्रित होता रहा है। ये 12वां अवसर है जब भारत ने इस मंच पर भागीदारी की है G7 का। इसमें एक महत्वपूर्ण घोषणा से भी इसका संबंध रहा। वो घोषणा ये है कि कनानासिस, या जहां पर यह बैठक हुई है, कनानास्किस इसका नाम है, वाइल्ड लाइफ चार्टर एक तरह से अस्तित्व में आया है। इसके अंतर्गत जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं को रोकने के लिए, उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए विज्ञान आधारित यानी साइंस बेस्ड स्थानीय जो समाधान है, जो लोकल सॉल्यूशंस हैं, वो अपनाए जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में आप इसको देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ चार्टर है। अगर हम G7 की बात करें, G7 पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे G7 का जो गठन हुआ था वो 1975 में हुआ था, और G6 के रूप में इसका गठन हुआ था। और जब इसका गठन हुआ था तो इसमें कौन सा देश शामिल नहीं था? इसमें कनाडा शामिल नहीं था। कनाडा इसमें शामिल हुआ 1976 में। ठीक है, तो G6 के रूप में शामिल हुआ, और G6 के रूप में शुरू हुआ, फिर कनाडा इसमें शामिल हुआ, तो ये G7 हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि 1997 में इसमें रूस भी शामिल हो गया, तो ये G7 तब्दील होकर के क्या हो गया? G8 हो गया। लेकिन वर्ष 2014 में क्रीमिया के मसले को लेकर के रूस इससे बाहर हुआ, और ये फिर से G8 जो है वो G7 हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि विश्व के जो सबसे ज्यादा औद्योगिकृत देश हैं, उनका एक समूह। अगला आगे बढ़ते हैं और अगली खबर को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 है। इस सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया गया? 29 से 31 मई 2025 के बीच इसका आयोजन हुआ। कहां पर हुआ? ताजिकिस्तान की राजधानी, ताजिकिस्तान जो कि मध्य एशियाई देश है, उसकी राजधानी दुशांबे में इसका ये सम्मेलन हुआ। ये इस प्रकार का संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण जो सम्मेलन है, ये इस प्रकार का पहला सम्मेलन है। तो आप देख सकते हैं कि ग्लेशियरों
का में जिस प्रकार से गिरावट आ रही है, ग्लेशियर लगातार जिस प्रकार से पिघल रहे हैं, औसत सतही तापमान जो पृथ्वी का औसत सतही तापमान है उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है, जिससे जलवायु परिवर्तन का संकट हमारे बिल्कुल सामने है। उसके कारण ग्लेशियरों के पिघलने, तेजी से पिघलने का संकट भी हमारे सामने है और उन्हीं के संरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही, जैसे यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ-साथ विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक और अन्य वैश्विक भागीदारों के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्य घोषणा क्या है? दुशान्बे ग्लेशियर घोषणा इसके अंतर्गत अंगीकृत की गई, अपनाई गई और इसके अंतर्गत क्या हुआ? ग्लेशियर संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर ठोस कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में सामने आया, मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में सामने आया। इस सम्मेलन का उद्देश्य या महत्व क्या है? महत्व यही है कि लगातार जो जलवायु परिवर्तन की घटना के कारण ग्लेशियर्स की संख्या या ग्लेशियर के पिघलने की जो तीव्रता है वो लगातार बढ़ी है, उसके प्रति एक जागरूकता भी आएगी, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और ताजे पानी की उपलब्धता पर पड़ने वाले इसके प्रभावों के बारे में वैश्विक जागरूकता फैलाना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्योंकि ग्लेशियर जो हैं वो ताजे पानी के, फ्रेश वाटर के बहुत बड़े स्रोत हैं। अगर वो पिघलते हैं, उनकी संख्या कम होती है तो पानी की उपलब्धता, स्वच्छ जल की उपलब्धता भी इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। तो इस मंच के माध्यम से जो कि वैश्विक नेता है, जो वैश्विक संगठन है, जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी को, विशेषज्ञों को ला करके एक साझा मंच प्रदान किया गया है ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। अब कुछ रिपोर्ट और सूचकांकों पर बात कर लेते हैं। तो एक महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट है वो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 है। इस रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया? 12 जून 2025 को। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। कितने देश इस रिपोर्ट में शामिल किए गए? सूचकांक के अंतर्गत 148 देश शामिल किए गए। इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा? 131वां स्थान रहा। 2024 में भारत का स्थान कौन सा था? 129वां स्थान था। भारत का लैंगिक समानता के अंतर्गत स्कोर कितना रहा? 64.1% रहा। यानी आप ये मान सकते हैं कि 0 से लेकर के 100 अगर आप मान लें, प्रतिशत तक मान लें, तो 100% का मतलब हुआ जिसने अपने यहाँ जो लैंगिक असमानता है वो पूरी तरह से समाप्त कर दी। अब भारत का स्कोर अगर 64.1% है तो इसका मतलब है कि भारत ने लैंगिक समानता को स्थापित करने के अंतर्गत प्रगति तो की है, लेकिन अभी भी लगभग 36% का गैप बना हुआ है जो भारत को समाप्त करना है। कई मानकों पर ये लैंगिक समानता को मापने का प्रयास करता है। वो आर्थिक भागीदारी है, शैक्षणिक उपलब्धि है, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा, उत्तरजीविता है और राजनीतिक सशक्तिकरण भी है। भारत का अगर प्रदर्शन देखें तो आर्थिक भागीदारी में भारत ने जो स्कोर है वो 40.7% है, यानी यहाँ पर काफी गैप है, 60% का गैप हमें नजर आता है। आय समानता को स्थापित करने में थोड़ी सी प्रगति हासिल की है। जैसे आय समानता का जो स्कोर है वो 28.6% से बढ़कर के 29.9% हुआ है। शैक्षणिक उपलब्धि में हमने देखे तो 97.1% का स्कोर है, यानी शैक्षणिक क्षेत्र के अंतर्गत भारत ने जेंडर इनइक्वालिटी को कम करने में काफी हद तक एक तरह से सफलता हासिल की है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में लिंगानुपात और जीवन प्रत्याशा में सुधार देखा गया है, लेकिन राजनीतिक सशक्तिकरण में गिरावट महसूस की गई है, गिरावट देखी गई है क्योंकि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व घटा है और साथ ही मंत्री पद के अंतर्गत भी महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो घटा है। वैश्विक रुझान देखें तो पहले नंबर पर लगातार 16वें साल कौन सा देश रहा है? इसके अंतर्गत आइसलैंड रहा है। इसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड जैसे देश हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट की बात करें तो 2006 से प्रकाशित होनी शुरू हुई थी। लैंगिक समानता के आकलन का सबसे पुराना वैश्विक सूचकांक है। 4 प्रमुख आयाम हैं, 4 प्रमुख इंडिकेटर्स हैं। आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षणिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। प्रत्येक आयाम को 0 से लेकर 1 के पैमाने पर मापा जाता है। 1 का मतलब है कि पूर्ण समानता स्थापित हो चुकी है, 0 का मतलब है पूर्ण असमानता है। अब एक और रिपोर्ट पर या सूचकांक पर बात कर लेते हैं, रिपोर्ट पर बात कर लेते हैं। इस रिपोर्ट का नाम है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट। किसके द्वारा जारी की गई है? ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूली शिक्षा प्रदर्शन का ये मूल्यांकन करती है। यानी राज्यों ने और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्कूली शिक्षा के अंतर्गत कैसा प्रदर्शन किया है, कैसा परफॉर्मेंस किया है, उसका ये मूल्यांकन करती है।
शिक्षा तंत्र की गुणवत्ता यानी उसकी क्वालिटी, उसकी पहुंच, उसकी समानता और शासन प्रबंधन के पहलुओं का ये आकलन करती है। शिक्षा तंत्र की गुणवत्ता कितनी है, उसकी क्वालिटी कितनी है, उसकी पहुंच यानी उसका एक्सेस कितना है, उसकी समानता, एक प्रकार से उसने कितनी इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है और उसका शासन प्रबंधन क्या है, उन पहलुओं का ये आकलन करने की कोशिश करता है। पीजीआई 2.0 के प्रमुख निष्कर्षों की बात करें तो उसमें कुछ शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश हैं, जैसे माफ कीजिएगा, शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे सबसे ज्यादा प्रदर्शन अगर स्कूली शिक्षा के अंतर्गत देखें तो वो चंडीगढ़ का है। चंडीगढ़ का स्कोर है 703 अंक, 1000 तक स्कोर प्रदान किया जाता है। इसके अलावा लगातार तीसरे वर्ष चंडीगढ़ पहले स्थान पर रहा है। पंजाब का दूसरा स्थान है, इसने 631.1 अंक हासिल किया है। दिल्ली के जो अंक है वो 623.7 अंक हैं। इसके अलावा अगर उल्लेखनीय राज्यों की बात करें जहां पर राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया है तो उसमें केरल, गुजरात, ओडिशा, हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्य आते हैं, जिसमें 581 से 640 अंकों के बीच इनका प्रदर्शन रहा है। उच्चतम दक्ष श्रेणी की बात करें तो ऐसे राज्य जो कि 761 से 1000 तक अंक हासिल करते हैं, ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, उनको दक्ष राज्यों के रूप में शामिल किया जाता है। तो इस श्रेणी में भारत का कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इस रिपोर्ट के अंतर्गत, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। निम्नतम प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन सा है? मेघालय है, जिसका स्कोर है 417.9 अंक। सबसे नीचे का स्कोर इसने हासिल किया है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, बिहार भी कमतर प्रदर्शन करने में रहे हैं, यानी इनका भी स्कोर काफी नीचे रहा है। अब कुछ ऑपरेशंस और अभ्यास के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन राइजिंग लायन। इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत 13 जून 2025 को इजराइल के द्वारा ये ऑपरेशन किया गया था। शुरुआत क्या करनी है कि ये इजराइल के द्वारा ऑपरेशन किया गया था। कहां पर किया गया था? ईरान में किया गया था। ईरान के प्रमुख परमाणु केंद्र जैसे नतांज और अराक में यूरेनियम संवर्धन इकाइयों को इसने निशाना बनाया था। इसके अलावा ईरान की मिसाइल उत्पादन इकाइयों के साथ साथ संचार नेटवर्क और शीर्ष सैन्य अधिकारियों के ठिकानों पर हमला करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इस अभियान के अंतर्गत 200 से अधिक फाइटर जेट, जिसमें F-35 के अलावा बहुत से सैकड़ों ड्रोन भी शामिल थे, वो इसके उसमें शामिल रहे। इस अभियान में एक सुनियोजित हवाई और ड्रोन हमला था इजराइल का ईरान पर। एक संयुक्त सैन्य अभ्यास पर चर्चा कर लेते हैं जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। ये किसके बीच होता है? ये भारत और मंगोलिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 17वां संस्करण 31 मई से 13 जून 2025 तक आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया? मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया। अगर हम इसकी भागीदारी की बात करें तो इसकी भागीदारी भारतीय सेना की तरफ से कौन भागीदार हुआ या मंगोलिया की तरफ से कौन भागीदार हुआ? तो भारतीय सेना की 45 सदस्यीय टुकड़ी ने इसमें भाग लिया और भारतीय दल में अरुणाचल स्काउट्स बटालियन के जवान शामिल थे। मंगोलियाई सशस्त्र बलों की बात करें तो वो समान संख्या में सैनिक शामिल हुए। मंगोलियाई पक्ष से 150वीं विशेष बल इकाई के जवान इसमें शामिल हुए। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो अभ्यास से दोनों सेनाओं की आधुनिक युद्ध क्षमताओं में वृद्धि होगी। साथ ही दोनों सेनाओं की जो अंतर संचालनीयता होती है, इंटरऑपरेबिलिटी है, वो भी बढ़ेगी। दोनों सेनाओं की एक दूसरे से सीख भी सकेंगे। जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनका आदान प्रदान होगा। पहली बार इस अभ्यास में साइबर युद्ध, साइबर वॉरफेयर का प्रशिक्षण भी शामिल किया गया। तो दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने के अंतर्गत इसका विशिष्ट महत्व है। अब कुछ चर्चित स्थानों की बात कर लेते हैं और चर्चित स्थान में सबसे पहला है माउंट एटना। माउंट एटना की अगर हम अवस्थिति के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि भूमध्य सागर में स्थित जो सिसिली है, जो कि इटली का भाग है, उसके पूर्वी हिस्से में यहाँ पर माउंट एटना स्थित है। ये यूरोप का सबसे बड़ा और विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ये निरंतर सक्रिय रहता है। स्ट्रेटोवोल्केनो के नाम से इसको जाना जाता है, यानी इसमें कई परत हैं, कई इसकी परतों को, लेयर को आप देखेंगे। 5 शिखर ज्वालामुखी क्रेटर हैं इसमें। तो शिखर पर आपको 5 ज्वालामुखी क्रेटर की स्थिति देखने को मिलेगी। वर्ष 2013 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी शामिल किया गया था। हाल में लगातार इसमें विस्फोट हुए जिसके कारण ये चर्चा में आया और इसका जो राख का धुआं है, राख का प्लूम है, वो कई किलोमीटर तक पहुंच गया था। इसकी अवस्थिति याद रखिएगा, बस आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है।
कुछ पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 चर्चा में क्यों हुए? चर्चा में इसलिए क्योंकि भारत के राष्ट्रपति ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को यह पुरस्कार प्रदान किया है। ये पुरस्कार उनके स्वास्थ्य सेवा यानी जो नर्सिंग पेशेवर हैं उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक सेवा पब्लिक सर्विसेज में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए उनको प्रदान किया जाता है। अगर हम नाइटिंगेल पुरस्कार की बात करें, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य है केंद्र और राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्वैच्छिक संगठनों में जो भी कार्यरत उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मी हैं उनको सम्मानित कर दिया जाए। जो भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी हैं उनको सम्मानित किया जाए। पुरस्कार नैदानिक देखभाल के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और नर्सिंग प्रशासन में सराहनीय बेहतर योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। पात्र कौन होते हैं? ऐसे नर्सिंग पेशेवर पात्र होते हैं जो अस्पतालों, सामुदायिक पेशेवरों, शैक्षणिक संस्थानों या प्रशासनिक भूमिकाओं में काम करते हैं। पुरस्कार की संरचना की बात करें तो प्रत्येक पुरस्कार में योग्यता प्रमाण पत्र शामिल होता है। प्रत्येक पुरस्कार में योग्यता प्रमाण पत्र दिया जाता है। 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार होता है और एक पदक भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। अब कुछ खेल घटनाक्रम की बात करते हैं। खेल घटनाक्रम में एक घटनाक्रम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिसका नाम है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। इसका हाल ही में अनावरण हुआ। एक प्रकार से 20 जून 2025 को भारत ने आधिकारिक लोगो और शुभंकर जिसका नाम है विराज उसका अनावरण कर दिया। अनावरण किसका हुआ? लोगो का और शुभंकर का। शुभंकर के बारे में कुछ विशेष चीजें जानना इसके अंतर्गत आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाम क्या है इसका? शुभंकर का, विराज इसका नाम है। यह समारोह कहां पर हुआ? नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पूरा समारोह हुआ और इस अवसर पर 100 डेज टू गो की उल्टी गिनती भी शुरू हुई। यानी इस प्रतियोगिता में 100 दिन बाकी हैं उसकी एक उल्टी गिनती भी शुरू हो गई 20 जून 2025 से। इसकी मेजबानी भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक पैरा खेल प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। आयोजन कब से कब तक होगा? 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 के बीच आयोजन होगा। स्थान होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका स्थान होगा। ये शुभंकर आपके सामने है विराज और इसके बारे में आप देख लीजिए कि एक युवा उत्साही हाथी के रूप में इसको दिखाया गया है और इसने एक कृत्रिम अंग भी, एक आर्टिफिशियल ऑर्गन भी पहना हुआ है जिसको आप ब्लेड प्रोस्थेसिस के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यह साहस का, आत्मबल का, आशावाद का, लचीलेपन का प्रतीक है और पैरा एथलीट्स की जो अदम्य एक तरह से साहस भावना होती है, अदम्य भावना होती है, उसको पैरा एथलीट्स की जो एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम ये शुभंकर विराज के द्वारा किया जाएगा। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न देख लेते हैं। सभी टॉपिक से संबंधित नहीं, हम आपके सामने 5 क्वेश्चन प्रस्तुत करते हैं जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। किस उष्णकटिबंधीय रोग के उन्मूलन के लिए पूर्वी अफ्रीका के 6 देशों ने समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं, डेंगू, कालाजार, मलेरिया या चिकनगुनिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2026-27 के लिए सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य नहीं चुना गया है? आपके सामने है लाइबेरिया, लैटविया, पनामा, कोलंबिया। अगला प्रश्न है, 7 शिखरों की चुनौती को पूरा करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, अर्जुन वाजपेयी, ताशी मलिक, विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती, शीतल राणे। अगला प्रश्न है, 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं, फ्रांस, कनाडा, इटली या अमेरिका। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? आपके सामने ऑप्शंस हैं, 129वां, 131वां, 124वां या 148वां। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।